Hello students, our today's topic is case control study. So let's begin. तो हमने एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर्स में, और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर हमने देखा था कि दो तरह की एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ है, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल स्टडी को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया है, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर हम ये बिगनिंग ऑफ एनी स्टडी है कि जब भी किसी डिजीज़ के लिए स्टडी स्टार्ट की जाएगी सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव होगी, जिसमें उसको हम टाइम प्लेस पर्सन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जाएगा और एक हाइपोथेसिस दी जाएगी कि हाँ ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। फिर एनालिटिक स्टडी में हम एनालिसिस करेंगे कि हाँ भाई ये रिस्क फैक्टर इस डिजीज़ के साथ एसोसिएट है भी कि नहीं। तो हमने जो यहाँ पे फॉर्मुलेट की हाइपोथेसिस वो यहाँ पे उसको एनालिसिस किया जाएगा और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा कि रिलेशन है या एसोसिएशन है या नहीं रिस्क फैक्टर का डिजीज के साथ। और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडी में यह रिस्क फैक्टर इसी डिजीज का है, इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा। तो ये कैसे कंफर्म हो सकता है? जब रिस्क फैक्टर को हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करें और उससे डिजीज सच में डेवलप हो तो इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कंफर्म किया जाएगा। ठीक, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एनालिटिकल में हम स्टार्ट करते हैं आज केस कंट्रोल स्टडी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कोहॉर्ट करेंगे। तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के बारे में जस्ट अभी मैंने बताया कि हमारे पास में रिस्क फैक्टर का डिटेल हमको पता लग चुका है। अब हमें ये देखना है कि रिस्क फैक्टर यहाँ पे एक्चुअली डिजीज के साथ एसोसिएटेड है या नहीं, और अगर एसोसिएटेड है तो कितना परसेंट एसोसिएटेड है, कितना उसका स्ट्रेंथ है एसोसिएशन का रिस्क फैक्टर का डिजीज के साथ में। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन चेक करने के लिए हम यहाँ पे रिलेटिव रिस्क निकाल सकते हैं एंड ओड्स रेशियो निकाल सकते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में, या एट्रीब्यूटेबल रिस्क निकाल सकते हैं। तो ये हमको एक एक करके पढ़ना है, अलग अलग स्टडी में किस स्टडी में क्या निकालेंगे। तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी की जो स्टडीज़ थी ये 4 स्टडीज़ हमने पढ़ी हैं, इनमें से केस कंट्रोल हमको इस लेक्चर में डिटेल में करना है। तो आ जाते हैं हम केस कंट्रोल के ऊपर। तो केस कंट्रोल है क्या, इसकी बेसिक स्टेप्स क्या हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, और केस कंट्रोल स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ कोहोर्ट ये क्या चीज़ होती है, ये हमारी आउटलाइंस हैं, ये हमको पढ़ना है। तो सपोज आप एक क्लिनिशियन हो, आपके पास कैंसर के खूब सारे पेशेंट्स आ गए और उनमें एक ही केमिकल एक्सपोजर की वो हिस्ट्री दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में अब ये बात आएगी कि यार ये केमिकल जो है ये कैंसर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ का एसोसिएशन है। तो इसी तरह से रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स थे कि सन 1940 में न्यू ऑरलियंस एक जगह है जहाँ पे एक सर्जन थे एल्टन ऑस्टर। इनके पास लंग कैंसर के पेशेंट्स आए और उन सारे पेशेंट्स में सबको ही सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री थी। तो आप ये बोलोगे तो कोई कॉमन सी बात है, पर ये कॉमन सी बात अभी है, सन 1940 में नहीं थी। 1940 में सिगरेट वाजंट एस्टेब्लिश रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो उन्होंने उस समय इस स्टडी को समझा। इसी वजह से 1940 में ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन ग्रेग। तो उन्होंने देखा कि इन्फेंट्स जो हैं उन इन्फेंट्स में कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, स्पेशली किन किन में हो रहा है कि जो इन्फेंट जो है इनकी मदर जो प्रेगनेंसी में थी उनको रूबेला का इन्फेक्शन हुआ। तो ये रूबेला की टेरेटोजेनेसिटी जब तक नॉन नहीं थी, लेकिन तो ये बात इन्होंने उस समय सोची। तो ये जब भी कोई क्लिनिशियन के पास कोई नया केस आता है और जिसका रिस्क फैक्टर पहले से आइडेंटिफाई नहीं है, तो उनके दिमाग की थॉट से या वो जब सोचते हैं कि यार ये इसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या हो सकता है, तब हम केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। तो उस ज़माने में 1940 में इन्फेंट कैटरेक्ट होना या लंग कैंसर होना इतना कॉमन नहीं था। उस समय वो नई डिजीज़ थी, रेयर डिजीज़ हुआ करती थी, तो इसलिए उनके लिए केस कंट्रोल स्टडी ये लोग प्लान किया। तो क्या ये केस कंट्रोल स्टडी कहलाई गई? दोनों ये नहीं थी, क्योंकि एजम्पशन बनाने के लिए डाटा सफिशिएंट नहीं था। क्यों सफिशिएंट नहीं है डाटा? कि केस कंट्रोल के लिए हमारे पास एक केस चाहिए और कंट्रोल भी चाहिए जिसके पास दोनों एक्सपोज तो हैं पर एक में डिजीज़ है एक में नहीं है। तो वहाँ पर उस समय हम उनके पास में कंट्रोल नहीं थे, तो कंट्रोल अवेलेबल नहीं थे, इसलिए ओस्टनर और नॉर्मन ने जो वर्क किया उसको केस सीरीज माना गया, ना कि केस कंट्रोल स्टडी माना गया। अब केस कंट्रोल स्टडी है क्या? तो यह है इफेक्ट टू कॉज स्टडी, यानी कि
कोई भी कोज है, उस कोज की वजह से डिजीज का इफेक्ट आता है। केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है, हमारे पास जो पेशेंट आता है या हमारा जो स्टडी सब्जेक्ट होता है वो इफेक्ट के साथ आता है, यानी कि बीमारी के साथ आता है, और हम उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ था। जैसे मान लो हमारे पास कोई डायरिया का पेशेंट आया, तो हम उसको पूछेंगे कि भाई डायरिया हुआ था तो कब से हो रहा है, कल क्या खाया था, खाने में गोलगप्पे तो नहीं खाए थे, बाहर खाना तो नहीं खाया था, होटल पे तो नहीं खाया था, पुरानी सब्जी तो नहीं खाई थी। तो ये जो हम रिस्क फैक्टर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि ये इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से केस कंट्रोल स्टडी में भी क्या होता है, हमारा पेशेंट इफेक्ट के साथ आता है और मुझसे कोज या रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने के उससे सवाल पूछते हैं, और यहाँ पे ये सवाल इससे पीछे की तरफ जाके पूछे जाते हैं, यानी कि उसको पीछे पीछे का डाटा पूछा जा रहा है, इसलिए इसको हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इफेक्ट टू कोज स्टडी, इफेक्ट के साथ पेशेंट आया, हमने कोज की बात की, और स्टडी पॉपुलेशन जो है हमारे पास, जो भी इसमें स्टडी पॉपुलेशन है, जब हम स्टडी करने लगेंगे तो हमारे पास में जो सब्जेक्ट होगा उसमें एक्सपोजर भी हो चुका है उसका, और आउटकम भी स्टडी शुरू होने से पहले हो चुका है। क्योंकि वो पेशेंट हमारे पास में आउटकम के साथ आया, बीमारी के साथ आया, तो ऑब्वियसली एक्सपोजर तो उसका ऑलरेडी पहले से हो ही रखा है। ठीक है, और स्टडी सब्जेक्ट हमारे साथ पास डिजीज लेकर के आता है। इसको लुक बैकवर्ड या रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहा जाता है, क्योंकि हम बीमारी पेशेंट लेकर आए उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो पुरानी बातें पूछते हैं उससे रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास एक तो केस का ग्रुप होता है, जिसमें दो ग्रुप होते हैं इस स्टडी में, एक केस का ग्रुप होता है जो डिजीज के साथ होता है, और एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिसमें कोई डिजीज नहीं होती है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब होती इसमें एक चीज़ ये है कि केस ग्रुप और जो कंट्रोल ग्रुप है ये कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल मतलब नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स लाइक एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब कंपेरेबल होने चाहिए। मतलब जैसे मान लो अपने 1 to 10 ईयर की एज के पेशेंट लिए, या 1 to 10 ईयर की एज के सब्जेक्ट्स लिए, कोई केस लिए किसी बीमारी के, तो आप जो कंट्रोल लोगे 1 to 10 ईयर की एज का ही लेना है। आप ये नहीं कि आप ओल्ड एज के पेशेंट को लेकर के 1 to 10 ईयर के साथ उसको कंपेयर कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऑक्यूपेशनल स्टडी कर रहे हैं कोई, तो आप ये है कि माइंड वर्कर की स्टडी आपको करनी है, केस उसमें से लेने हैं किसी डिजीज़ के, तो कंट्रोल भी आपको माइंड वर्कर्स में से ही लेने पड़ेंगे। अगर सेक्स स्टडी कर रहे हैं कोई, अगर कोई सेक्स डिटर्मिनेशन स्टडी है, जैसे कि मान लो कोई डिजीज़ है पर्टिकुलरली किसी सेक्स में ही हो रही है, मेल डिजीज़ है या कोई फीमेल डिजीज़ है, तो फीमेल के डिजीज़ की स्टडी फीमेल का ही केस लेना पड़ेगा, कंट्रोल भी फीमेल के ही लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये होता है इसमें, केस एंड कंट्रोल शुड बी कंपेरेबल। यहाँ पे यूनिट ऑफ स्टडी इंडिविजुअल है, और रेयर डिजीज के लिए भी ये स्टडी ही की जाएगी, क्योंकि रेयर डिजीज जो है जो कभी कभी होती हैं, तो वो एकदम से हमारे पास उनके केसेज ही आएंगे, तो हमारे पास डायरेक्टली केस आएंगे तो हम उससे बैकवर्ड में जा करके उसका रिस्क फैक्टर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये स्टडी डिज़ाइन है इसका, कि हमारे पास में केसेज हैं, इन केसेज में से कुछ के पास एक्सपोजर की हिस्ट्री होगी और कुछ के पास एक्सपोजर की हिस्ट्री नहीं होगी। इसी तरह से कंट्रोल्स भी हमारे पास होंगे, उनमें से कुछ के पास एक्सपोजर की हिस्ट्री होगी, कुछ के पास एक्सपोजर की हिस्ट्री नहीं होगी। तो हमारे पास टोटल ये 4 ग्रुप बन जाएंगे। एक ग्रुप केस का, 2 सब ग्रुप बन गए, कंट्रोल के ग्रुप के 2 सब ग्रुप बन गए, तो इस तरह से टोटल 4 सब ग्रुप हमारे पास में यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 सब ग्रुप बन गए, कैसे बन गए कि जो एक्सपोजर जिनमें प्रेजेंट है उसमें से कुछ लोगों को डिजीज हुई, कुछ को नहीं हुई। जैसे मान लो एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर जिन लोगों में प्रेजेंट है उसमें जिनमें डिजीज हुई वो ए, और जिनमें डिजीज नहीं हुई या वो है कंट्रोल। इसी तरह से एक्सपोजर जिन लोगों में एब्सेंट था उनमें डिजीज प्रेजेंट है वो सी, और जिनमें डिजीज एब्सेंट है वो है डी। तो हमारे पास यहाँ पे ये 4 जो ग्रुप बने ABCD, इन 4 ग्रुप को हम कॉन्कोर्डेंट पेयर और डिस्कॉर्डेंट पेयर में भी डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्कोर्डेंट पेयर कौन से होते हैं, जो एक्सपोज्ड पेयर है उसको कॉन्कोर्डेंट, और जो नॉन एक्सपोज पेयर है उसको भी कॉन्कोर्डेंट बोलेंगे। यानी कि एक्सपोजर दोनों में, जिस ग्रुप में एक्सपोजर का ग्रुप बन गया और एक नॉन एक्सपोजर का ग्रुप बन गया, उसको कॉन्कोर्डेंट बोलेंगे। अगर हम एक्सपोज केस और नॉन एक्सपोज कंट्रोल को लें तो इसको बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट। ये डिस्कॉर्डेंट में क्या है, कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है, ये केस है, ये कंट्रोल है, ये एक्सपोज है, नॉन एक्सपोज है। इस तरह से दूसरा
जो बनता है कंट्रोल एक्सपोज्ड के साथ में केसेज नॉन एक्सपोज, ये भी डिस्कॉर्डेंट पेयर कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे पास केस कंट्रोल स्टडी के स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहले हम केसेज को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे, फिर दोनों के बीच मैचिंग करेंगे, उसके बाद कितना एक्सपोजर हुआ उसका मेजरमेंट करेंगे, और उसके बाद डाटा एनालिसिस करेंगे कि जो एक्सपोजर का जो मेजरमेंट है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितना परसेंटेज एसोसिएशन है। ठीक, तो सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ केसेज। तो सिलेक्शन ऑफ केसेज कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो हमें किसे केस मानना है उसका हमें एक डेफिनेशन बनना पड़ेगा। जैसा कि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी में किया था कि हमें एक डेफिनेशन बनाना पड़ेगा कि किसे हम केस माने, और उसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और एक स्टेजिंग क्राइटेरिया दोनों होने चाहिए। अगर स्टेजिंग क्राइटेरिया तब किया जाएगा जब वो डिजीज की स्टेजिंग है। मानो कैंसर के केसेज हैं तो कैंसर की स्टेजिंग होती है ना, स्टेज 1 का कैंसर है, स्टेज 2 का कैंसर, तो स्टेजिंग का भी क्राइटेरिया फिक्स होना होगा हमारा, और डायग्नोसिस का क्राइटेरिया भी फिक्स होगा कि हमने किस बेस पर डायग्नोसिस माना है इस डिजीज का। ठीक है, केस डेफिनेशन की जो भी डेफिनेशन है वो स्पेसिफिक हो, वैलिड हो, रिप्रोड्यूसिबल हो एंड ऑपरेशनल हो। उसके बाद हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिसाइड करने पड़ेंगे कि स्टडी में किसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। जनरली न्यू केसेज को प्रीफर किया जाता है ओल्ड केसेज के कंपेरिजन में। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी हमें फिक्स करने होंगे कि हमको किस केस को भी हमारी स्टडी में नहीं लेना। और केस डेफिनेशन शुड नॉट बी अल्टर टिल द स्टडी इज ओवर। स्टडी जब तक चलेगी तब तक केस डेफिनेशन सेम रहेगी, उसी डेफिनेशन के बेस पे ही हमको स्टडी में किसी भी सब्जेक्ट को लेना है। ऐसा नहीं कि आधे सब्जेक्ट ले लिए फिर आपने डेफिनेशन चेंज कर दी, ये नहीं होगा। अब ये केसेज कहाँ से लेने, या तो हॉस्पिटल से ले लो या जनरल पॉपुलेशन से ले लो। हॉस्पिटल से पेशेंट लेना ईजी होता है क्योंकि पेशेंट मिल जाते हैं हॉस्पिटल में हमेशा, तो आप किसी एक पेशेंट से ले सकते हैं या मल्टीपल हॉस्पिटल से ले सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कोई पेशेंट एडमिटेड है वो आप ले सकते हैं। ऐसे किसी सीजन में आपने पेशेंट ले लिए तो मलेरिया के मिल जाएंगे किसी सीजन में, किसी सीजन में यूआरआई के मिल जाएंगे, तो आपको ईजी होगा लेना। जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी आप ले सकते हैं जनरल पॉपुलेशन से स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, ये भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। फिर सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल। तो सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल क्या है कि कंट्रोल वो है जिसमें डिजीज ना हो। कंट्रोल मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिजीज अंडर स्टडी और मस्ट बी सिमिलर टू द केसेज। केसेज के सिमिलर होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, यानी कि वही एज का कंपैरिजन, हमने जो केस का एज ग्रुप लिया है वही एज ग्रुप कंट्रोल का होना चाहिए, जो सेक्स ग्रुप हमने केस का लिया वही सेक्स ग्रुप कंट्रोल का होना चाहिए, जो डेमोग्राफी या जो ज्योग्राफी हमने केस की ली है वही कंट्रोल की भी होनी चाहिए। अब कितने लें नंबर ऑफ कंट्रोल्स, तो नंबर ऑफ कंट्रोल हमारे कितने भी हो सकते हैं पर वो केस से कम नहीं होते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ केसेस पे डिपेंड करते हैं। अगर नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, लार्ज है, तो केसेज एंड कंट्रोल बराबर ले लो। अगर नंबर ऑफ केसेज कम है तो आप 1:2 या 1:3 या 1:4 मैक्सिमम 4 टाइम्स तक आप कंट्रोल ले सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू का यहाँ पे। इसके बाद में कंट्रोल के सिलेक्शन में आप हॉस्पिटल पेशेंट ले रहे हो तो हॉस्पिटल पेशेंट में जो सिलेक्शन कंट्रोल तो कर लिया, सोर्स कहाँ से आएगा कंट्रोल का कि कहाँ से लेने हैं। तो हॉस्पिटल पेशेंट जो ले रहे हो आप, ये कोई उस सेम हॉस्पिटल में कोई दूसरी बीमारी का पेशेंट ले लो आप, है ना। तो सेम हॉस्पिटल में दूसरी डिजीज का पेशेंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिलेक्शन बायस आता है कि कॉमन रिस्क फैक्टर अगर कोई है, देखो आपकी बात कर रहे हैं कि किसी अदर डिजीज का पेशेंट ले रहे हैं, लेकिन उस अदर डिजीज में भी रिस्क फैक्टर अगर कॉमन है तो हमें वो पेशेंट नहीं लेना। जैसे सिगरेट स्मोकिंग जो है उससे कैंसर भी होता है और उससे एमआई भी होता है। तो एमआई के पेशेंट पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें कैंसर का पेशेंट जो है वो हमको कंट्रोल में नहीं लेना, क्योंकि उसका भी रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है। तो यहाँ पर बायस क्रिएट हो जाएगा, इसको सिलेक्शन बायस बोलते हैं। रिलेटिव ले सकते हो आप, स्पाउसेज को, सिबलिंग को ये ले सकते हो, लेकिन जेनेटिक स्टडी में सिबलिंग को नहीं लेना। जो जेनेटिक दोनों की एक जैसी है तो फिर दिक्कत होगी वहाँ पे। ठीक है, ये नहीं लेना, ये भी बायस हो जाएगा, सिलेक्शन बायस ही एक टाइप का। उसके बाद नेबरहुड ले सकते हो, पर्सन ऑफ सेम लोकेलिटी, तो जियोग्राफी सेम हो जाएगी। जनरल पॉपुलेशन में जियोग्राफिकल पर्टिकुलर सेम जियोग्राफिकल एरिया में आप ले सकते हो पॉपुलेशन। तो ये हमारे कंट्रोल्स होते हैं। अब आता है मैचिंग। मैचिंग क्या चीज़ है?
तो मैचिंग जो है कन्फाउंडिंग फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए की जाती है। ठीक है, अब कन्फाउंडिंग फैक्टर क्या होता है, तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे कि कन्फाउंडिंग फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो डिजीज के रिस्क फैक्टर से भी जुड़ा हुआ है और डिजीज से भी जुड़ा हुआ है, दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि रिस्क जितने रिस्क फैक्टर के साथ जुड़ा है, जितने परसेंट रूप से, ज़रूरी नहीं है डिजीज से भी उतना परसेंटेज रूप से जुड़ा हो, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसोफेजियल कैंसर के लिए एल्कोहल और इसोफेजियल कैंसर की हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्मोकिंग वहाँ पे एक कन्फाउंडिंग फैक्टर हो गया कि स्मोकर एल्कोहल, कई लोग होते हैं एल्कोहल पीने के साथ साथ स्मोकिंग करते हैं, है ना, दारू पी रहे हैं साथ साथ में सिगरेट भी पी रहे हैं। और इसोफेजियल कैंसर जो है वो स्मोकिंग से भी हो सकता है, क्योंकि एक टाइप का कैंसर है तो स्मोकिंग से हो ही सकता है। तो स्मोकिंग जो है अल्कोहल से भी जुड़ी हुई है और स्मोकिंग या इसोफेजियल कैंसर से भी जुड़ी हुई है, तो स्मोकिंग यहाँ पे कन्फाउंडिंग फैक्टर हो गई। तो हमें जब स्टडी करेंगे ना, तो हमको इस स्मोकिंग वाले पेशेंट को स्टडी में इंक्लूड नहीं करना, इस कन्फाउंडिंग फैक्टर को हमें यहाँ से हटाना है। तो हम जब केस देखेंगे, ओनली केसेज में कौन से पेशेंट लेंगे, इसोफेजियल कैंसर के पेशेंट लेंगे, तो उनकी, और कंट्रोल में पेशेंट लेंगे जो एल्कोहल तो पीते हैं, रिस्क फैक्टर तो है उनमें, एक्सपोज तो है, लेकिन उनमें डिजीज़ नहीं है कि कैंसर नहीं है। तो इनमें स्टडी में कैसे पेशेंट लेंगे कि इनमें इसोफेजियल कैंसर है, एल्कोहल पीते हैं पर स्मोकिंग नहीं करते, और इधर कंट्रोल में भी वही लोग लेंगे जो एल्कोहल पीते हैं, यानी कि एक्सपोजर तो है पर वो स्मोकिंग नहीं करते। तो इसलिए हमको स्मोकिंग को हटाना पड़ेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनमें से कुछ लोग जो है पानी में पैक बनाते हैं, वाटर में, कुछ लोग जो हैं सोडा में पैक बनाते हैं, और कुछ लोग जो है कोल्ड ड्रिंक में पैक बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि जो लोग पानी में पैक बना रहे हैं और जो लोग कोल्ड ड्रिंक में पैक बना रहे हैं, दो अलग अलग पॉपुलेशन ले ली। इनमें से एक पर्सन को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ जो है अल्कोहल पीने से डायबिटीज़ पे ख़राब इफेक्ट पड़ता है ना, हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन डायबिटिक पेशेंट। लेकिन कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल को जब साथ पियेंगे तो उस कोल्ड ड्रिंक के शुगर कंटेंट की वजह से डायबिटीज़ पे और ज़्यादा ख़राब असर पड़ेगा। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक जो है वो कंफाउंडिंग फैक्टर हो जाएगी। ठीक है, फिर कोल्ड ड्रिंक का जो है डायबिटीज़ के साथ में कनेक्शन अलग से भी इस्टेब्लिश हो रखा है। ठीक, या डायबिटीज़ के साथ, या फिर ऐसा मान लो कि एक पर्सन अल्कोहल पी रहा वाटर के साथ और एक पी रहा है सोडा के साथ, और सोडा जो है वो गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर, और अल्कोहल भी एसिडिटी कर सकता है, तो ये कन्फाउंडिंग फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे सोडा। ठीक है, तो ये पता नहीं चल पाएगा कि इस पर्सन को जो एसिडिटी हो रही है वो अल्कोहल से हो रही है, सोडा से हो रही है, तो ये कन्फाउंडिंग फैक्टर हो जाते हैं यहाँ पे। तो इनको रिड्यूस कैसे किया जाए, इसके लिए मैचिंग की जाती है। मैचिंग दो टाइप से की जाती है, ग्रुप मैचिंग या पेड मैचिंग। ग्रुप मैचिंग में तो हम एक ग्रुप बना देते हैं, ये ग्रुप बना दिया हमने, है ना, इस ग्रुप में 1 to 10 ईयर की एज के लोग रख दिए, सपोज एज भी कंफाउंडिंग फैक्टर है। ठीक है, तो एक एक ग्रुप बना दिया। या पेड मैचिंग में हम क्या करते हैं, एक एक केस की पेयरिंग करते हैं। एक एक केस की पेयरिंग, मान लो हमारे पास एक केस है, और केस क्या है कि 40 ईयर ओल्ड निग्रो पर्सन इज स्टडीड, तो हमारे को कंट्रोल लेना वही 40 ईयर ओल्ड ही होना चाहिए और निग्रो होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन में अगर हम एथनिसिटी पे काम करते हैं तो ये पेड मैचिंग होती है। अब इसके बाद में एक्सपोजर का मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर में क्या हमें कितना एक्सपोजर हुआ है कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे, हमारे पास पेशेंट आया, वो केस लेके आया, तो उससे फिर हम पूछ सकते हैं। तो पूछने के तरीके क्या हैं कि उसको इंटरव्यू कर लें, या उससे कोई क्वेश्चनर भरवा लें, या उसका कहीं हॉस्पिटल रिकॉर्ड देख लें, या उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड देख लें, पास्ट एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, या उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देख लें, ये लैब इन्वेस्टिगेशन करा करके देख लें। अगर लैब इन्वेस्टिगेशन से भी एक्सपोजर पता लगता हो किसी तरीके से, तो ये हम एक्सपोजर अलग अलग तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि केस और कंट्रोल दोनों में जब हम मेजरमेंट करते हैं एक्सपोजर का, तो मेथड सेम होना चाहिए। जिस मेथड से हम केस का एक्सपोजर पता कर रहे हैं, उसी मेथड से हमें कंट्रोल का मेथड भी पता करना है। अब जैसे हमने पेशेंट से पूछा, कैंसर वाले पेशेंट से, तुम कितनी सिगरेट पीते थे, तो बोलेगा कि साहब मैं तो 10 सिगरेट रोज़ की पी रहा हूँ 10 साल से। तो कंट्रोल से भी पूछना है कि तुम कितनी सिगरेट पीते थे,
तो वो जो वो बोले हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम किसी का ब्लड एल्कोहल लेवल चेक कर रहे हैं केस का, तो हमें कंट्रोल भी ब्लड एल्कोहल लेवल चेक करवाने पड़ेंगे। हमने वर्बली पूछा तो बोले मैं तो रोज़ 2 पैक पीता हूँ, तो फिर ऐसा नहीं कि हमने केस से तो ब्लड एल्कोहल लेवल चेक करवा लिया, कंट्रोल से वर्बली पूछ के काम चला लिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, दोनों पे सेम मेथड यूज करना पड़ेगा। देन डाटा एनालिसिस। अब हमारे को जो एक्सपोजर का पता लगा, वो एक्सपोजर जो है, वो एक्सपोजर का हम डाटा से देखेंगे कि कितना एसोसिएशन है इसका रिस्क फैक्टर का डिजीज के साथ में। ठीक है, तो केस और कंट्रोल में हमें एक्सपोजर रेट पता लगानी है और स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन देखना है रिस्क फैक्टर और डिजीज के बीच में कि रिस्क फैक्टर डिजीज के साथ में कितना जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम एक्सपोजर रेट पता लगाते हैं, रिस्क एस्टिमेशन करते हैं और ऑड्स रेशो निकालते हैं। 3 चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है एक्सपोजर रेट। एक्सपोजर रेट का मतलब क्या है? एक्सपोजर मतलब कितना परसेंटेज एक्सपोजर है। अब जैसे केसेज की बात कर लें कि लंग कैंसर का पेशेंट है और लंग कैंसर के हमारे टोटल 35 पेशेंट हैं, इनमें से 33 केसेज जो थे इनमें स्मोकिंग एक्सपोज थी और 2 में नहीं था। तो ये 33 जो पेशेंट है ये एक्सपोज्ड रहे हैं कैंसर स्मोकिंग के लिए 35 में से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्सपोज्ड अपॉन टोटल केसेज 33/35 करेंगे, तो 94.2% जो है केसेज की एक्सपोजर रेट आएगी कि केसेज में 94.2% एक्सपोजर था स्मोकिंग का। और जब विदाउट लंग कैंसर के जो पेशेंट थे जिनमें कैंसर नहीं है 82 पेशेंट, तो इनमें से एक्सपोजर था ओनली 55 लोगों में। ठीक है, तो 55/82 करेंगे तो 67% एक्सपोजर रेट है इनमें। तो यहाँ पे जब हम 94.2% और 67% लोगों का, हमको ये तो पता चल गया कि इनका एसोसिएशन किसका ज़्यादा है। आपको साफ पता लग रहा है कि 94.2% केसेज में स्मोकर निकले और नॉन केसेज में ओनली 67% ही स्मोकर निकले। अब इस परसेंटेज को हम कंपेयर करेंगे कि ये सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड है कि नहीं, तो सिग्निफिकेंस निकालते हैं फिर हम, और उसके लिए हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं स्टेटिस्टिक्स से। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अगर क्वालिटेटिव डाटा है तो I² से कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा है तो उसके लिए टी टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अगर वैल्यू हमारे पास पी वैल्यू निकल के आती है और पी वैल्यू लेस देन 0.05 होती है, तो हम ये मानते हैं कि हमारा सिग्निफिकेंस निकल के आ गया। इसका मतलब हमारा रिस्क जो है वो डिजीज के साथ में एसोसिएटेड है। और हम इन चीज़ों को आगे बढ़ते जाएंगे तो क्लियर होती जाएंगी हमारे। इसके बाद में दूसरा आता है रिस्क एस्टिमेशन बाय रिलेटिव रिस्क और रिस्क रेशो। अब देखो यहाँ हम रिलेटिव रिस्क निकाल रहे हैं, तो जो बच्चे जिनको पता होगा कि रिलेटिव रिस्क कोहॉर्ट में निकलती है, तो ये केस कंट्रोल में क्यों निकाल रहे हैं, तो यहाँ रिस्क जो है रिलेटिव रिस्क केस कंट्रोल में कैलकुलेट कर सकते हैं हम, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती या उसको हम एग्जैक्ट नहीं मानते। ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं मानते। तो रिलेटिव रिस्क क्या होती है, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड और इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। तो एक्सपोज्ड कौन है, ये स्मोकर, और इनमें इंसिडेंस डिजीज का कितना हुआ, ये 33, टोटल एक्सपोज थे 88 और 33 इनमें डिजीज हुई। तो हम पहले तो कर लेंगे रिलेटिव इंसिडेंस अमंग एक्सपोज यानी कि 33/88 और इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज हैं ये 29 लोग। इनमें से इंसिडेंस कितनों में हुआ, सिर्फ 2 लोगों में हुआ, तो ये वैल्यू आ गई 2/29। तो फर्स्ट वैल्यू में सेकंड वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो 5.44 ये इसका रिलेटिव रिस्क आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि रिलेटिव रिस्क को हम यहाँ पे कैलकुलेट तो कर रहे हैं पर ये एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे को यहाँ जो रिस्क हमको पता लग रही है कि 33 लोगों में स्मोकिंग की हिस्ट्री थी, यह हिस्ट्री में कैसे पता लगी, ये हमने लोगों की बातों से पता लगाई, उनके मेमोरी के बेसिस पर पता लगाई है ना, सवाल पूछ करके। तो ये हो सकता है गलत भी हो, इस कारण से हम इसको एग्जैक्ट रिलेटिव रिस्क नहीं मानते। अगर हम जब कोहॉर्ट स्टडी पढ़ेंगे ये अभी, तो वहाँ पे हमारे पास में इंसिडेंस रेट निकालनी पड़ेगी हमें, जो कि हम केस कंट्रोल में नहीं निकाल पाए इंसिडेंस रेट। ठीक है, तो जब तक हमें इंसिडेंस रेट नहीं पता हो एग्जैक्टली, तब तक हम रिलेटिव रिस्क नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट। तो यहाँ जो निकाल रहे हैं वो रिलेटिव रिस्क तो है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट हम निकाल पाएंगे जब हमें इंसिडेंस का एग्जैक्ट नॉलेज पता हो, तो वो कोहॉर्ट में होगा।
ठीक, इसके बाद में आता है ओड्स रेशो या क्रॉस प्रोडक्ट रेशो। सिंपल है, ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, यानी कि आपको इस डाटा को इस डाटा को कैलकुलेट करना है। इसमें ए इंटू डी अपॉन बी बाई सी, तो ये बेस्ट मेजर है। अब देखो ये कैसी बात हुई, इसको समझो आप कि ये ए वो लोग हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं और इनको कैंसर हो रहा है, यानी कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। हमारी ये रिस्क फैक्टर की हमने एक थ्योरी दी। और ये डी में वो लोग हैं जिनको स्मोकिंग नहीं करते और कैंसर नहीं हो रहा। तो दोनों बातें एक ही हैं कि स्मोकिंग कैंसर करता है और स्मोकिंग नहीं करने वाले को कैंसर नहीं होता। तो इन दोनों को हमने साथ में ले लिया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा बोलेंगे कि यार हम तो देखो कि हमारे तो फलाना फलाना आदमी हैं जान पहचान के लोग, वो तो स्मोकिंग करते थे लेकिन फिर भी उनको कैंसर नहीं हो रहा था। आप तो गलत बात बोलते हो, ऐसे दुनिया को डराने के लिए बोल रहे हो आप कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो स्मोकर तो हैं पर उनमें कैंसर नहीं होता। तो इनको हम एक साइड में रखेंगे नीचे, और इससे मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, उन लोगों को जो स्मोकिंग नहीं करते फिर भी उनको कैंसर हो गया। तो कई लोग ऐसी बात करते हैं यार तो स्मोकिंग करने से तो कुछ भी नहीं होता, कोई कैंसर वैंसर नहीं होता, बेचारा वो एक सीधा सा आदमी जिसने ज़िंदगी में कभी एक सिगरेट का धुआं भी नहीं लिया और वो उसको भी कैंसर हो गया। ऐसी बातें भी होती है, कभी कभी किसी के साथ जेनेटिकली हो जाता है। तो वो लोग जो है स्टडी के अगेंस्ट है, तो इनको हमने नीचे ले लिया। तो जब इस डाटा को यानी कि स्टडी के फेवर का जो डाटा है उसको ऊपर ले लिया, स्मोकिंग विद कैंसर, नॉन स्मोकर विद नो कैंसर, ये हमारे साथ फेवर के लोग हैं, इनको हमने ऊपर बिठा दिया। और जो हमारे अनफेवर के लोग उनको नीचे बिठा दो। अनफेवर में कौन, स्मोकिंग विद नो कैंसर मल्टीप्लाई बाई नो स्मोकिंग विद कैंसर। तो ये जो डाटा निकलेगा इसको ओड्स रेशो कहेंगे हम। ठीक है, ओड्स रेशो हमारा एक से ज़्यादा आएगा तो उसका मतलब ये स्टडी हमारे फेवर में, यानी कि हम जो कह रहे हैं बात कि रिस्क फैक्टर ये डिजीज करती है वो सच में होती है। अब हमारे पास में यहाँ आता है पोटेंशियल एरर्स इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज में एरर क्या क्या है। तो एक तो आती है रैंडम एरर और एक आती है सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर इसको सैम्पलिंग एरर कहते हैं। सैम्पलिंग एरर में हमने क्या है, कब होती है ये सैम्पल एरर है, यानी कि हमने सैम्पल साइज कम ले ली स्टडी की। अब सैम्पल साइज कम ले ली तो उससे क्या होगा, डेटा हमारा गलत आ सकता है। ठीक है, हमने बाई चांस उन्हीं लोगों को सिलेक्ट कर लिया जो स्मोकर्स थे और उनमें डिजीज थी। तो इसलिए मानो हमने एक स्टडी की। देखो स्टडी जितनी छोटे सैंपल की होती है उतना ही उसके गलत होने के चांस रहते हैं। कैसे, हम दो लोगों पर स्टडी करो, एक आदमी कहता है उनमें से मैं स्मोकिंग करता था वो कैंसर हो गया, और एक आदमी कि मैं स्मोकिंग नहीं करता था और मुझे कैंसर नहीं हुआ। तो 50% और 50% की बात हो गई ना। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि देखो 50% लोग अगर दुनिया के स्मोकिंग करेंगे तो कैंसर हो जाएगा, ये बात नहीं बोल सकते। तो दो जितने कम इस हिसाब से तो 50% पॉपुलेशन दुनिया की कैंसर हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकती ना। जितना छोटा सैंपल साइज होगा उतनी स्टडी खराब होती है। तो ये सैम्पलिंग एरर को सॉल्व करने के लिए कैसे इसको कम करेंगे, इंक्रीज सैम्पलिंग साइज को बढ़ानी है। दूसरा, हमने कोई केस या कंट्रोल गलत ले लिया तो गलत सेलेक्ट कर लिया जिसमें एक्सपोजर या आउटकम का डिफरेंस है, यानी कि गलत आउटकम कुछ हो रहा था हमने स्टडी में ले लिया उसको, या एक्सपोजर कुछ हो रहा है स्टडी में ले लिया हमने उसको। तो ये हमारा सैम्पलिंग एरर होती है, गलत सैंपल सेलेक्ट कर चुके हैं हम। या तो नंबर ऑफ सैंपल कम है, या फिर जिस बंदे को हमने स्टडी में लिया वो गलत एक्सपोजर वाला ले लिया या गलत आउटकम वाला ले लिया। अब दूसरा होता है सिस्टमेटिक एरर जिसको हम बायस कहते हैं, यानी कि ऐसा कंट्रोल तो सही सेलेक्ट किए है ना, सैंपल सही थे हमारे, लेकिन सैंपल सही लिया हमने लेकिन बाद में हमारे गड़बड़ हो गई इसमें, तो रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। तो वो रिजल्ट डिफरेंट कैसे हो सकते हैं कि हमने जब पेशेंट से डाटा कलेक्शन किया उस समय, या डाटा जो कंपाइल किया, एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया, उस समय हमारे को कुछ ना कुछ एरर मिल रही है। तो बायस की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि बायस इज ए सिस्टमेटिक एरर अकर ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। अब यहाँ पे 3 तरह के बायस हमारे को देखने को मिलते हैं। एक होता है सिलेक्शन बायस, एक होता है इंटरव्यूअर बायस और एक होता है इंफॉर्मेशन बायस। 3 तरह के बायस देखने को मिलते हैं
लेकिन यहाँ भी बायस हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल हम केस कंट्रोल स्टडी में कौन कौन से बायस होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। तो केस कंट्रोल स्टडी में जैसे बायस ड्यू टू कंफाउंडिंग फैक्टर, तो कंफाउंडिंग फैक्टर क्या हुआ, ऐसा फैक्टर जो इफेक्ट और एक्सपोजर दोनों के साथ में जुड़ा हुआ हो। ये हम अभी बता चुके हैं, एक बार और डिटेल में आगे करेंगे। रिकॉल बायस या मेमोरी बायस, पेशेंट हमने यहाँ पे जो ले रहे हैं वो डिजीज के साथ आया है और हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा एक्सपोजर कहाँ था, तो उसको याद नहीं है, वो भूल गया, सपोज मेमोरी बायस है, उसको गलत जवाब दे दिया तो हमारी स्टडी गलत हो गई। या ऐसा हो सकता है कि जो पेशेंट जो है उसको तो हमेशा याद होता है कि मैंने क्या गलत किया है, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है उसे ये नहीं पता होता कि एक्सपोजर क्या था या क्या नहीं था, क्योंकि उसको कभी बीमारी हुई नहीं ना अभी तक, तो बीमारी हुई नहीं है उसे अभी तक, तो उसे इतना ध्यान नहीं देता वो चीज़ों पे। एक सिलेक्शन बायस है कि हमने गलत पेशेंट सेलेक्ट कर लिया। एक होता है बर्गसोनियन बायस जो कि हॉस्पिटल एडमिशन रेट पर काम करता है, कि एक हॉस्पिटल में जो एडमिशन की रेट होती है पेशेंट की वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज पर्टिकुलर किसी डिजीज का केस आ रहे हैं, कल किसी दूसरे डिजीज के केस आ रहे हैं। और बायस इन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि इंटरव्यूअर बायस, तो इंटरव्यूअर जो बायस क्या होता है कि इंटरव्यूअर को पता है अगर कि ये केस और ये कंट्रोल है तो केस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, कंट्रोल पे कम फोकस करेगा, तो ये इंटरव्यूअर बायस होता है। तो एक एक करके डिटेल में कर लेते हैं। कंफाउंडिंग फैक्टर क्या है, कंफाउंडिंग फैक्टर इज वन दैट इज इंडिपेंडेंटली एसोसिएटेड विद द डिजीज एज वेल एज विद द रिस्क फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली इन बोथ ग्रुप एंड इट इज रिमूव्ड बाय मैचिंग। तो हम मैचिंग पढ़ चुके हैं, वहाँ भी मैंने बताया था कंफाउंडिंग फैक्टर। कंफाउंडिंग फैक्टर एज भी हो सकती है ना, सेक्स भी हो सकता है। तो हमारे को अगर एज कंफाउंडिंग फैक्टर है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको सेम एज के केस और सेम एज के कंट्रोल लेने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आप स्टडी कर रहे हो कोई भी कार्डियक डिसऑर्डर की, ओल्ड, तो हमें वहाँ पे कार्डियक डिसऑर्डर देखना है ना, तो हमको अगर हम ओल्ड ग्रुप का केस ले रहे हैं तो ओल्ड एज के ही कंट्रोल लेने हैं, क्योंकि ओल्ड अगर आपने यंग एज के कंट्रोल ले लिया तो हमें वैसे कार्डियक डिजीज नहीं निकलेगी। ठीक है, दूसरा आता है रिकॉल बायस, तो केसेज जो है उनको एक्सपोजर इजीली याद रहता है कंट्रोल की तुलना में। दूसरा, केसेज भी कई बार चीज़ें भूल जाते हैं, उनको याद नहीं आ रहा, तो ये रिकॉल बायस है, मेमोरी बायस होगा। एक होता है सिलेक्शन बायस, तो केसेज या कंट्रोल जो हैं वो सेम पॉपुलेशन से नहीं लिया या पॉपुलेशन का सैंपल ही नहीं है या डिफरेंस है करेक्टर्स के अंदर, तो हमने गलत पेशेंट को सेलेक्ट कर लिया स्टडी के लिए, कुल मिला के बात ये। देन बर्किंसोनियन बायस, तो डिफरेंट रेट ऑफ एडमिशन टू हॉस्पिटल फॉर पीपल विद डिफरेंट डिजीज। ठीक है, अलग अलग डिजीज के अलग अलग पेशेंट अस्पताल में एडमिट होते हैं, हमको उसी हॉस्पिटल से सैंपल लेने हैं, और हमने कुछ दिन डेज डिसाइड कर लिए कि अभी 1 महीने तक हमारे पास जो भी पेशेंट आएंगे उनको हम डेली स्टडी करेंगे। तो फिर उस केस कंडीशन में क्या होगा, हमें ज़रूरी नहीं आज पेशेंट मिला और कल हमको पेशेंट ना मिला। तो ठीक है, तो क्या होता है, दिस रिजल्ट इफ द रेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम पीपल इफ विद सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर, डिजीज अंडर इन्वेस्टिगेशन और डिजीज वॉज पेशेंट आर चूजन एज कंट्रोल। तो 3 चीज़ें हम स्टडी करते हैं, रिस्क फैक्टर की स्टडी करते हैं, केस के डिजीज का केस पेशेंट लेते हैं, केस लेते हैं, और हमने जो कंट्रोल लिया वो किसी दूसरी डिजीज का ले लिया, कंट्रोल किसी दूसरी डिजीज का लिया और स्टडी हमारी किसी दूसरी डिजीज पर है। तो हमारा जो पेशेंट है वो जो एडमिट हो रहा है किस केस वाली डिजीज का या कंट्रोल वाली डिजीज का या रिस्क फैक्टर का, एक्सपोजर तो दोनों में एक जैसा ही है ना, एक्सपोजर तो कॉमन है, तो वह उनकी अलग अलग रेट ऑफ एडमिशन है तो उसका फर्क पड़ेगा। और इंटरव्यूअर बायस क्या है कि इंटरव्यूअर जो है केस के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहा है रादर देन कंट्रोल, तो ये इंटरव्यूअर बायस होता है। अब एडवांटेजेस क्या है केस कंट्रोल स्टडी के, कि ये ईजी है कंडक्ट करने में, एट्रिशन नहीं होता है इसमें। एट्रिशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का लॉस होना, तो लॉस का मतलब लॉस टू फॉलोअप, तो फॉलोअप है ही नहीं, फॉलोअप नहीं कर रहे, एक बार ही पेशेंट से मिल रहे हैं हम यहाँ पे, तो केस कंट्रोल स्टडी में फॉलोअप नहीं होता। रैपिड होती है, इसलिए रैपिड हो जाती है कि फॉलोअप नहीं होता, लंबी नहीं चलती, इनएक्सपेंसिव होती है इन कंपेयर टू कोहर्ट। ठीक है, इससे भी कम केस कंट्रोल से भी कम एक्सपेंसिव स्टडी क्रॉस सेक्शनल है वैसे देखा जाए तो, पर कोहर्ट की तुलना में केस कंट्रोल इनएक्सपेंसिव है और रेयर डिजीज के लिए सूटेबल है, न्यूरी डिजीज के लिए सूटेबल है। ठीक, जिन डिजीज का लॉन्ग लेटेंसी पीरियड उनके लिए सूटेबल है, क्योंकि कोहर्ट स्टडी के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें लंबे लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा, अगर हम कोहर्ट बना दिया तो जो पीरियड का लेटेंसी पीरियड लॉन्ग है उसमें ये बेस्ट डिजीज है।
मोर देन वन रिस्क फैक्टर फॉर द डिजीज कैन बी स्टडीड साइमल्टेनियसली। एक से ज़्यादा रिस्क फैक्टर एक बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ बातें तो पूछनी है। केस कंट्रोल स्टडी में हम रिकॉर्ड पे तो काम कर रहे हैं, तो अगर किसी बीमारी के एक से ज़्यादा रिस्क फैक्टर है तो हमारे पास केस हैं, 100 केस लिए, 100 में से कोई किसी का रिस्क फैक्टर बताएगा, कोई क्या रिस्क फैक्टर बताएगा। कोहर्ट में तो क्या होगा, कोहर्ट में हम तो रिस्क फैक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद में हम उसमें स्टडी करेंगे इफेक्ट की, तो हम एक ही रिस्क फैक्टर इंट्रोड्यूस कर पाएंगे उस केस में। ठीक है, एथिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा नहीं होती है और सब्जेक्ट को कोई रिस्क नहीं होती है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, सब्जेक्ट की मेमोरी पर डिपेंड करता है सब कुछ, तो मेमोरी बायस हो जाता है, अप्रोप्रिएट कंट्रोल मिलना मुश्किल होता है। ठीक, वी कैन ओनली एस्टेब्लिश एसोसिएशन विद डिजीज एंड द रिस्क फैक्टर, बट वी कांट से व्हाट कम फर्स्ट। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि पहले क्या आया, क्योंकि हमारी जो रिस्क फैक्टर है वो पास्ट में जा चुका है, हमारे पास पेशेंट विद डिजीज आया है, तो हम सिर्फ एसोसिएशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक, हो सकता है पेशेंट को डिजीज पहले से ही हो, लेकिन वो सब क्लिनिकल हो और उसने रिस्क फैक्टर बाद में आया हो लाइफ में, और रिस्क फैक्टर आने के बाद वो डिजीज क्लिनिकल या अपरेंट हो गई, तो वो तो यही मानेगा ना कि भाई मेरे को डिजीज जो है इस रिस्क फैक्टर से हुई है। तो वो एक कहानी नहीं है कि कौवे का बैठना और डाल का टूटना एक साथ होता है। पेड़ की डाल पर कौवा बैठा और डाल टूट गई, और डाल टूटी तो इसलिए वो पहले से कमज़ोर थी, पर दोष तो कौवे को गया। तो उसी तरीके से होता है कि कोई पर्सन है, उसको पहले से कैंसर है लेकिन वो डायग्नोज नहीं हुआ, और उसी दौरान उसने अगर सिगरेट स्मोकिंग चालू कर दी और थोड़े दिन बाद डायग्नोसिस में कैंसर निकला, तो दोष देगा किसको, सिगरेट को, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे एसोसिएशन निकाल सकते हैं, लेकिन ये कह नहीं सकते कि क्या पहले आया। इंसिडेंस रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, रिलेटिव रिस्क यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट नहीं होती, कैलकुलेट तो कर सकते हैं पर वो एग्जैक्ट नहीं होती, इसलिए नहीं माना गया उसको। और डिजीज़ के थेरेपी या प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डिजीज के एवेल्यूएशन के लिए सूटेबल नहीं है। देन कुछ है केस कंट्रोल स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ कोहर्ट, कोहर्ट के बेसिस पर केस कंट्रोल स्टडी की जाए। तो कैसे, नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी होती है जो प्रीडोमिनेंटली कोहर्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी कौन सी स्टडी है, केस कंट्रोल है कि कोहर्ट है, तो आपका जवाब कोहर्ट आएगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी आएगा एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है कि हम एक पॉपुलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें एक्सपोजर है। ठीक है, एक पॉपुलेशन ले ली, ये पॉपुलेशन ले ली, अब इसमें से जैसे कोई केस आया तो इसी पॉपुलेशन में से हम कंट्रोल ले लेंगे, दूसरा भी केस आते ही फिर हम इसको स्टडी करेंगे। तो हमने पॉपुलेशन जो ली उसमें तब तक डिजीज नहीं थी, इफेक्ट था ओनली, और फिर हमने वेट किया केस आने का, तो इसलिए इसको हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी बोला। ठीक, केस कोहर्ट स्टडी या ये भी प्रीडोमिनेंटली कोहर्ट है, कंट्रोल चूजन रेंडमली फ्रॉम द डिफाइंड ग्रुप, यानी इसको हम सब कोहर्ट है, हमने एक ग्रुप बना दिया और सारे कंट्रोल हमको उसी ग्रुप से लेने हैं। ठीक है, सेम है नेस्टेड केस कंट्रोल की तरह ही है। नेस्टेड केस कंट्रोल में तो क्या होता है, जैसे जैसे एक केस आता जाता है वैसे एक एक कंट्रोल लेते जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि केस जब आता है तो सारे कंट्रोल हम एक ग्रुप से ले लेते हैं। ये डिफरेंस है। कुछ एग्जांपल्स हैं केस कंट्रोल स्टडी के, स्टडी ऑफ एडिनोकार्सिनोमा वाजाइना, ओरल कंट्रासेप्टिव एंड थ्रोम्बोएम्बोलिक एम्बोलिक फेनोमेना, थैलिडोमाइड ट्रेजेडी एंड स्टडी ऑफ रे सिंड्रोम। ये सारी स्टडी जो हैं ये केस कंट्रोल स्टडी के थ्रू हुई थी। अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। स्टडी कंपेयर्ड 150 चिल्ड्रन विद अ पर्टिकुलर डिजीज विद 300 disease free to examine past experience that may contribute to the development of illness. What kind of study? तो स्टडी में 150 बच्चे लिए, 150 स्टूडेंट्स लिए विद पर्टिकुलर डिजीज, और 300 लिए डिजीज फ्री चिल्ड्रन, यानी कि केसेज हो गए कंट्रोल हो गए, डबल हो गए कंट्रोल। ठीक, और पास्ट एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस पूछे तो केस कंट्रोल स्टडी हो जाएगी। देन ट्रू अबाउट केस कंट्रोल स्टडी के लिए क्या ट्रू है, नॉट पॉसिबल फॉर रेयर डिजीज, नहीं हमने तो कहा है रेयर डिजीज के लिए होती है, ये बात गलत है। ऑड्स रेशो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कर सकते हैं कैलकुलेट ऑड्स रेशो। एट्रीब्यूटेबल रिस्क कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ये बात सही है, नहीं कर सकते। एट्रीब्यूटेबल रिस्क को हम कैलकुलेट केस कंट्रोल से, उसके लिए कोहर्ट करनी पड़ती है। बायस इज नॉट इन बायस, तो देख रहे हैं ना हम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडीज एक्सेप्ट। ठीक है, तो कौन सी डिसएडवांटेज है इसमें से पूछा,
यूजफुल इन रेयर डिजीज, बिल्कुल सही बात है। रिलेटिव रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड, ये गलत हो गई बात, ठीक है। और रेशो बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव इन एक्सपेंसिव है, ये भी बात सही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग बायस कैन बी रिड्यूस्ड बाय अलाउइंग इक्वल इंटरव्यू टाइम, तो इंटरव्यूअर बायस हो जाएगा, सिंपल सिंपल है। तो ऑल कैन बी यूज्ड एज ए कंट्रोल इन द स्टडी ऑफ जेनेटिक कंडीशन एक्सेप्ट, जेनेटिक कंडीशन में किसको यूज नहीं करेंगे? हॉस्पिटल कंट्रोल, सिबलिंग कंट्रोल, नेबरहुड, जनरल पॉपुलेशन। तो मैंने बताया सिबलिंग को कभी भी जेनेटिक स्टडी में यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो तो हमारे साथ में कन्फाउंडर हो गया एक तरह से, ठीक है। उसका अपना ऑल कैन बी यूज एज कंट्रोल इन स्टडी ऑफ जेनेटिक कंडीशन, ये सही बात हो गई। इसके बाद में आ गया क्वेश्चन नंबर 6, इन एन इन्वेस्टिगेशन टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रीनल कैंसर इट इज ऑब्जर्व 30 और 50 पेशेंट वर स्मोकर एज कम्पेयर टू 10 आउट ऑफ 50 कंट्रोल। तो हमारे पास में ऑड्स रेशो निकालना है, तो देखो करो, केसेज और कंट्रोल, दो चीज़ें ले ली हमने। केसेज कितने हैं? 50, कंट्रोल कितने हैं हमारे पास में? 50। अब इस 50-50 में से ABCD की टेबल बना लो। तो केसेज हैं 30, ठीक है, स्मोकर थे, ये एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड, और बाकी बचे 20 नॉन एक्सपोज्ड होगा। कंट्रोल में 50 में से 10 स्मोकर थे और बचे हुए 40 यहाँ पे नॉन स्मोकर होगा। तो 30 इंटू 40 ये अपॉन 20 इंटू 10 करो मल्टीप्लाई, ये 4 0 गई और ये आ जाएगा 12/2, यानी कि 6 आंसर इसका होना चाहिए। 6 इज द आंसर। Which the following is not a cause of bias? Confounding selection, misclassification, random error। तो मैंने बताया था बायस जो है सिस्टमेटिक होती है, रैंडम एरर जो है सैम्पलिंग एरर होती है। तो रैंडम एरर यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। odds ratio is equal to 1 indicates that association between the two factor। तो odds ratio अगर 1 है 1 है तो कोई भी यहाँ पे एसोसिएशन नहीं होगी। मोर देन 1 तो एटलीस्ट होना चाहिए हमारे पास। मोर देन 1 है तो पॉजिटिव, मोर देन 1 अगर है हमारे पास में तो पॉजिटिव एसोसिएशन मिलेगा, और लेस देन 1 है तो नेगेटिव एसोसिएशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बर्गसोनियन बायस क्या है? बर्गसोनियन बायस, तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होते हैं वहाँ से हम पेशेंट को सिलेक्ट करना होता है अपने को स्टडी के लिए, तो ये सिलेक्शन बायस है, ठीक है। देखो इंटरव्यू बायस तो है नहीं कोई, अभी तो पेशेंट के हॉस्पिटल एडमिशन रेट देख रहे हैं, तो इंटरव्यू कहाँ कर रहे हैं, उनका इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, पेशेंट नहीं आया तब तक रिकॉल भी नहीं है, सिंपल सिलेक्शन बायस है। देन फॉल्स अबाउट ऑड्स रेशियो इज, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल नेगेटिव में तो कभी वैल्यू नहीं आएगी इसकी, पॉइंट्स में आ सकती है पर नेगेटिव में नहीं आएगी। इट कैन बी 0.3 बिल्कुल हो सकता है, इट कैन बी 3.0 भी हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये गलत बात है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 कभी भी नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।